हेलो एवरीवन। आप सभी का मोस्ट वेलकम है एक न्यू वीडियो में। और आज के इस वीडियो में बेटा सॉल्व करेंगे सीयूटी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। और ये क्वेश्चन पेपर है आपका जून 2023 शिफ्ट थर्ड का पेपर है। ठीक है, 2024 का पेपर मैंने सॉल्व करवा दिया है। 2024 का पेपर का सॉल्यूशंस अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप जाके चैनल पर विजिट कर सकते हैं। सीयूटी के वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। आज हम बात करते हैं 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है उसके सॉल्यूशंस की बात करेंगे। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे एलसीआर सर्किट से पूछा गया आपसे। देखो, क्वेश्चन पूछा गया है इन एन एलसीआर सर्किट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन हैज द डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक, ये चार ऑप्शन आपके पास दे रखा है, तो इसमें से कह रहे हैं किसका जो डायमेंशन है वो फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन के इक्वल है, ये हमें आ, बताना है। देखो, एलसीआर सर्किट की अगर हम बात करेंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो होता है न्यू, दैट इज 1/2 पाई रूड एलसी होता है। सॉरी, 1/2 पाई रूड एलसी। ठीक, ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 1/रूड एलसी जो होगा, क्योंकि 2 पाई तो डायमेंशन लेस होता है, तो रूड एलसी की जो डायमेंशन है वो फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन के इक्वल होगा। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 1/रूड एलसी। दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। ठीक, लिस्ट वन एंड लिस्ट टू को आपको क्या करना है, मैच करना है यहाँ पे। ठीक है, देखो लिस्ट वन में क्या दे रखा है आपके पास, कुछ डायमेंशंस गिवन है, और लिस्ट सेकंड में आपके पास वो दे रखा है, कंडक्टेंस दे रखा है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दे रखा है, करंट डेंसिटी दे रखा है, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपके पास गिवन है। चलिए बात करते हैं हम एक एक करके। हम करंट डेंसिटी की बात करते हैं। देखो, करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू होता है आई अपॉन ए। ठीक, आई का डायमेंशन होता है ए। ठीक, और ए का डायमेंशन होगा एल स्क्वायर। तो ये आपका जाएगा, हाँ, एल टू दावर -2 a1, एल टू दावर -2 a1। ठीक, क्या आपको दिख रहा है इसमें कोई ऑप्शन? बाकी जो टर्म्स मिसिंग होंगे उसको जीरो कर लेंगे, मतलब आप उसको ऐसे लिख सकते हैं m0 l-2 t0 a। ठीक, तो क्या आपको दिख रहा है कि इसका थर्ड का जो ऑप्शन नंबर ए है इसके साथ मैच करेगा? थर्ड का जो है वो किसके साथ मैचिंग होगा भाई? ए के साथ। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए भी हो सकता है हमारा, ऑप्शन सी भी हो सकता है। चलिए बात करते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमारा होता है रो। ठीक, और रो का डायमेंशन अगर हम फाइंड करेंगे यहाँ पे, तो रो का डायमेंशन हो जाएगा, देखो, तो रो इज इक्वल टू आर ए डिवाइडेड बाय एल। आर ए डिवाइडेड बाय एल। अब आपको पता है मुझे कि आर का डायमेंशन भी आपको नहीं पता है, तो आर इज इक्वल टू हम लिखेंगे वी अपॉन आई इंटू आर अपॉन एल, सॉरी ए अपॉन एल। मुझे पता है वी का भी डायमेंशन आपको नहीं पता होगा। ठीक, तो अगर वी का डायमेंशन भी नहीं पता है तो हम इसको लिखेंगे डब्ल्यू बाई क्यू, क्यू आई ए अपॉन एल। अच्छा, डब्ल्यू का डायमेंशन सबको पता होगा, वर्क का डायमेंशन क्या होता है ये सबको पता होगा। ठीक, वर्क का डायमेंशन होता है एम एल t-2। ए हो गया हमारा एरिया, तो ये जो एल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय क्यू हो जाएगा ए इंटू टी। ठीक, आई हो जाएगा हमारा ए, और एल हो जाएगा एल। ठीक, तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा हमारा, सिंपल, एल से एल कैंसिल हो जाएगा। देखो, टी ऊपर जाएगा और यहाँ पे एल और ये एल बचा है, तो एम एल स्क्वेयर टी, तो ऊपर जाएगा तो ये -3 हो जाएगा, और ए इंटू ए स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो ये ए टू दावर -2 आएगा। तो ये एम एल स्क्वायर टी -3 a-2 होगा। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है? एम एल स्क्वायर, एम एल स्क्वायर t-3 a-2, ऐसा कोई ऑप्शन हमें नहीं दिख रहा है। बट एम एल क्यूब, अच्छा सॉरी, वर्क का डायमेंशन मैंने गलत लिखा यहाँ पे, एम एल स्क्वायर t-2 होता है, तो यहाँ पे एम एल क्यूब आ जाएगा, एम एल क्यूब आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन सी है यहाँ पे। ठीक, तो इसका मतलब सी ऑप्शन का फोर्थ करेक्ट होगा। देखो मैच करके देख लेते क्या ऐसे कुछ ऑप्शंस दे रखा हमारे पास। सी का जो सी ऑप्शन है इसका थर्ड दे रखा है, देखो सी ऑप्शन इसका थर्ड दे रखा है, तो बाकियों की मैच करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है फर्स्ट का
ए का थर्ड हो गया, ए का थर्ड हो गया, और सी का जो है फोर्थ हो गया। सी का फोर्थ इसी ऑप्शन में मैच कर रही है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बस एक या दो ऑप्शन आपको मैच करना है एंड देन उसी के बेसिस पे आपको क्या करना है बेटा, आंसर करना है। एक से दो ऑप्शन मैच करना है, आंसर करो, बस सिंपल, जस्ट टाइम बचाओ। सबके डायमेंशंस कैलकुलेट करने की या सबके डायमेंशंस देखने की जरूरत नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज्ड स्फीयर हैविंग चार्जेस ऑफ 4 into 10 to the power minus 7 कूलम एंड 6 into 10 to the power minus 7 कूलम प्लेस्ड 60 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। देखो हमें फोर्स कैलकुलेट करना है, तो सिंपल फोर्स F इज इक्वल टू होता है K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। जस्ट आपको यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है। K होता है 9 into 10 to the power 9, Q1 हो जाएगा 4 into 10 to the power माइनस का 7, और Q2 हो जाएगा 6 into 10 to the power माइनस का 7, और डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस दे रखा है 60 सेंटीमीटर दे रखा है, तो उसको 0.6 मीटर लिखेंगे हम। तो 0.6 इंटू 0.6, क्योंकि आर का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो 6 से इसको डिवाइड कर देना, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से पॉइंट हटा देना, यहाँ पे 0 ले लेना, और इसको कट कर देना 3 से, 3 दूना 6, सॉरी 3 3 9, 3 दूना 6, 2 से इसको कट कर देना, 2 2 जा 4, तो 3 इंटू 2 दैट इज 6 इंटू 10 टू द पावर 9 माइनस सेवन 14 हो जाएगा, तो 9 माइनस 14, और 100 का हो जाएगा प्लस का 2, तो 9 प्लस 2 11, 11 में से 14 माइनस करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, तो ये आपका जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर हमारा 6, सॉरी सी जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, देखिए जो भी जिस भी क्वेश्चंस का आंसर आपको पता है या आप मेरे से पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए बेटा, कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर करते रहिए, ठीक है। वीडियो देखना नहीं है, वीडियो को देखते हुए क्वेश्चंस को क्या करना भाई, सॉल्व करना है। क्लियर है? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट हैज नॉट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा कौन सा साइंटिस्ट है जिन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अपना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे सीजे डेविसन जो है, इनका कोई कंट्रीब्यूशंस नहीं है, इसका कोई कंट्रीब्यूशंस नहीं है। हॉलवॉच एक्सपेरिमेंट आप पढ़ते हैं, लेनार्ड एक्सपेरिमेंट आप पढ़ते हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्वांटम थ्योरी की बेसिस पे एक्सप्लेन किया है, ठीक। तो ये तीनों साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशंस तो है, बट सीजे डेविसन जो है, डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट्स, वो अलग, डी ब्रॉगली वेव्स, सॉरी क्या कहते हैं, डी ब्रॉगली वेव्स के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो डेविशंस का जो कंट्रीब्यूशन है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स में नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, टू स्फीयर्स ऑफ सिल्वर, टू स्फीयर ऑफ सिल्वर ऑफ सेम रेडियस, सेम वन सॉलिड एंड वन अदर हॉलो आर चार्ज टू द सेम पोटेंशियल, देन देखो हमारे पास सिल्वर के दो स्फीयर है, एक सॉलिड है और एक हॉलो है। एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक, और एक हॉलो स्फीयर है। ये सॉलिड है मान लो, ठीक, और ये हमारा हॉलो स्फीयर है। तो कह रहे सॉलिड स्फीयर विल हैव मोर चार्ज, hollow sphere will have more charge, both spheres have the same charge. Solid sphere will have charge inside as well as the other surface. सबसे पहले देखो दोनों ही कंडक्टर हैं, दोनों ही कंडक्टर है, और कंडक्टर के केस में चार्ज जो है उसके सरफेस पे लाई करता है, उसके अंदर चार्ज 0 होता है। कह रहे सेम रेडियस है, तो कैपेसिटी की जो फॉर्मूला, कैपेसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, है ना। तो C इज प्रोपोर्शनल टू R, इसका मतलब अगर रेडियस सेम है दोनों कंडक्टर का, तो इसका मतलब दोनों की कैपेसिटी क्या होगा, सेम होगा। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी लिखेंगे हम, बोथ स्फीयर्स विल हैव सेम चार्ज, दोनों स्फीयर के पास क्या होगा, सेम चार्ज होगा, क्योंकि दोनों की कैपेसिटी सेम है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। The resistivity of potentiometer wire is 10 to the power minus 7 ohm meter and its cross-sectional area is 10 to the power minus 6 meter square. When the current of 0.1 ampere flows through the wire, its potential gradient is, इस पोटेंशियोमीटर वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट आपको यहाँ पे क्या करना है बेटा, फाइंड करना है। तो रेजिस्टिविटी दे रखा है, क्या दे रखा है, रेजिस्टिविटी दे रखा है, आपका रो का वैल्यू दे रखा है ये,
ठीक, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है, ए दे रखा है हमारे पास, ठीक, करंट दे रखा है हमारे पास कितना 0.1 एम्पियर। तो अगर हम V की बात करते हैं तो V इज इक्वल टू द आई आर। अच्छा, आई आर हो जाएगा रो एल अपॉन ए, इस एल को डिवाइड में ले जाओ V के, तो V अपॉन एल हो जाएगा, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट दैट इज रो इनटू आई अपॉन ए। तो रो हो गया 10⁻⁷, आई हो गया 0.1 डिवाइडेड बाय ए हो गया हमारा 10⁻⁶। तो पॉइंट हटाओगे -7 -8 हो जाएगा, -8 और माइनस का 6 ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा। तो 10⁻⁸ प्लस का 6 इज इक्वल टू 10⁻⁻2 हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 10⁻⁻2 वोल्ट पर मीटर, दैट इज द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल सा, बहुत सुंदर सा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक, थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकल यूज करेंगे, थोड़े फोर्थ फॉर्मुलेज अगर आपको याद होंगे तो आप डेफिनेटली इन क्वेश्चंस को इजीली हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। The two coherent monochromatic light beam of intensity I and 4I are superposed. The maximum, देखो एक की इंटेंसिटी 4 है, दूसरी की सॉरी I है, दूसरी की इंटेंसिटी 4I है, and superposed the maximum and minimum possible intensities in the resultant beam are। मैक्सिमम मिनिमम की इंटेंसिटी आपको फाइंड करना है। तो देखो आई मैक्स आपका हो जाएगा सिंपली आई मैक्स अपॉन आई मिनिमा इज इक्वल टू रूड आई वन प्लस रूड आई टू डिवाइडेड बाय रूड आई वन माइनस रूड आई टू का स्क्वायर। ठीक, ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है। आई वन अब ले लो 4i माइनस सॉरी प्लस रूड आई डिवाइड बाय रूड 4i माइनस रूड आई। ठीक, देखो रूड आई तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, रूड आई क्या जाएगा हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा ऊपर √5 2 प्लस 1 3 डिवाइड बाई 2 माइनस 1। तो ऊपर आपका 3 आ जाएगा, नीचे आपका 1 आ जाएगा। इसका रेशियो जो होगा वो 3/1 का रेशियो होगा। ठीक, तो मिनिमम पॉसिबल इंटेंसिटी इन द रिजल्टेंट बीम। अच्छा चलो स्क्वायर कर दो इसका, तो ये स्क्वायरिंग हो जाएगा इसका बोथ साइड में। ठीक, तो 4 और 1 5 हो जाएगा, तो 5 √4i प्लस √5i। ये हो जाएगा, सॉरी रुको थोड़ा सा, ये 2√i हो जाएगा प्लस रूड आई, ये जो 2√i माइनस का रूड आई का होल स्क्वायर हो जाएगा। 2 + 1 3 हो जाएगा, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9। तो ऊपर आ जाएगा आपका 9i, इसमें से इसको माइनस करेंगे 1 अपॉन आई आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी 9i हो जाएगा, मिनिमम इंटेंसिटी हमारा i हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन जो है बी हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। 9i एंड i, मैक्सिमम इंटेंसिटी 9i, मिनिमम इंटेंसिटी आपका i हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम बात करते हैं द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ प्रेजेंट इन द लाइमन सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। जो स्पेक्ट्रल लाइन है लाइमन सीरीज की, उसमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आपको फाइंड करना है। लाइमन सीरीज का क्या फाइंड करना है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फाइंड करना है। देखो लाइमन सीरीज का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ अगर आप फाइंड करोगे, ठीक, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फाइंड करने के लिए लाइमन सीरीज की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे सिंपल यूज करेंगे 1/λ इज इक्वल टू 1/r, सॉरी 1/r r, ठीक, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। ठीक है, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के केस में हम क्या करेंगे बेटा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के केस में n का जो वैल्यू है वो हम क्या रख देंगे, क्या रखेंगे, n का वैल्यू 2 रखेंगे या इनफाइनाइट रखेंगे, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछ रहा है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के केस में n का जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट रखेंगे। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के केस में n का वैल्यू क्या रखेंगे भाई, इनफाइनाइट रखेंगे। इनफाइनाइट रख के जब इसको सॉल्व करोगे तो ये करीब आपका आएगा 912 एंगस्ट्रॉम। कितना आएगा 912 एंगस्ट्रॉम। ठीक, या हम इसको सिंपली लिखेंगे तो 9.12 इंटू 10⁻⁸ मीटर लिखा जाएगा। ठीक, तो लगभग ये हमारा आंसर आएगा
ए ऑप्शन आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा बेटा? ए ऑप्शन आएगा 9.1 इंटू 10⁻8 मीटर। क्लियर है? तो इस फॉर्मूले का यूज करना है, इसमें जस्ट एन का वैल्यू इनफाइनाइट रखा है, आर का वैल्यू आपके पास दे रखा है क्वेश्चन में, सब्स्टिट्यूट करना है एंड देन क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। देखो क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, सोडियम हैज अ वर्क फंक्शन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सोडियम का जो वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। Calculate the maximum energy and speed of emitted electrons when sodium is illuminated by the radiation of wavelength 150 नैनोमीटर। जब हमने सोडियम पे 150 नैनोमीटर का जब लाइट उस पर इंसिडेंट करेंगे तो उससे जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उसके मैक्सिमम काइनेटिक स्पीड, काइनेटिक एनर्जी और स्पीड आपसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। तो वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो सिंपली हमने यहाँ पे क्या करना, आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस यूज करना है। के मैक्स जो होगा ये आपका जा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ठीक, एच न्यू की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा एस सी बाय लैम्डा, एस सी बाय लैम्डा माइनस जो वर्क फंक्शन होगा बेटा ये हमारे पास दे रखा है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट है इसमें क्वेश्चन में, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो एच सी बाय लैम्डा, एच आपका है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू सी की अगर हम बात करेंगे तो 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय एच हमारे पास दे रखा है 150 नैनोमीटर। 150 नैनोमीटर, नैनोमीटर का मतलब हो गया 10⁻⁻9। ठीक, ये एनर्जी किसमें आएगा, जूल में आएगा। इसको जूल में से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से और डिवाइड कर देंगे हम इसको, क्या कर देंगे, इससे और डिवाइड कर देंगे। तो इस पूरे को अगर सॉल्व करेंगे तो आप मुझे बताओ जल्दी से सॉल्व करके क्या आ रहा है। तो ये 6.63 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 150 डिवाइडेड बाय 1.6, तो ये करीब करीब हमारा आ रहा है 0.083। ठीक है, और पावर हम काउंट कर लेते हैं यहाँ पे 10⁻, में देखो माइनस का 34 प्लस का 8 तो हो गया माइनस का 26। ठीक हो गया, -9 और प्लस सॉरी 19 और 9 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, जो 28 ऊपर चला जाए तो प्लस का 28, तो करीब आएगा 8.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना, 8.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी कितना जाएगा, 8.3 में से माइनस करेंगे 2 को तो ये 6.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रोक्स में आएगा इसका आंसर। अच्छा, जूल में दे रखा है यहाँ पे एनर्जी, इसमें नहीं दे रखा है, तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर लो इसको। तो 6.3 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 से, 1.6 से, तो ये करीब करीब आपका आ रहा है 10.08। कितना आ रहा है, 10.08 इंटू 10⁻⁻19 माइनस का 19। तो ऐसा कुछ ऑप्शंस तो मुझे मिल नहीं रहा इसमें, क्योंकि एनर्जी इसमें दे रखा है 7.5 एस सी बाय लैम्डा 150 नैनोमीटर 10⁻⁻9 इसको। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, मैं एक बार कैलकुलेशन चेक कर लूँ। 6.63 इंटू 3 एस सी बाय लैम्डा। ठीक, इसी को डिवाइड कर देते हैं 150 से। ठीक, कितने से, 150 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे मैं मिटाता हूँ इसको। ठीक है, तो ये करीब आएगा हमारा कितना, 13.26। देखो ये हो जाएगा हमारा, ये 9 पर चला जाएगा तो 9 पर जाएगा तो प्लस का जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 17 हो जाएगा शायद, क्योंकि 9 और 8 17, 34 में 17 घटेगा तो 17 बचेगा। ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा इसके, और इसमें से माइनस कर देंगे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर हम माइनस करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगा 3.6, 3.2 इंटू 10⁻⁻19।
है ना, सॉरी 19 आ जाएगा, ठीक है 19 आ जाएगा। तो अगर इसमें से माइनस करता हूँ मैं, ये 10.0 ही बच रहा है। मैक्सिमम एनर्जी, कैलकुलेट वर्क फॉर मैक्सिमम स्पीड एंड स्पीड ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन व्हेन सोडियम इज इल्यूमिनेटेड। क्योंकि देखो एनर्जी जो है वो इतना आ रहा है, फोटॉन्स की जो एनर्जी है वो इतना आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी सही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पूछा, बट काइनेटिक एनर्जी 10.0 आएगा, 10.0 इंटू 10⁻⁻⁹ आएगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। बट अगर फोटोन की एनर्जी पूछता है तो ये 13.2 इंटू 10⁻⁹ जूल के करीब आएगा। ठीक, बाकी क्योंकि एनर्जी निकाल लिया, स्पीड निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इसी से आंसर कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है द मीटर ब्रिज वायर इज मेड ऑफ अलॉय सच एज नाइक्रोम बिकॉज दे हैव। ठीक, जो मीटर ब्रिज है, मीटर ब्रिज का जो वायर है वो नाइक्रोम का बनाया जाता है। क्यों, उसका रीजन क्या है? तो रीजन है नाइक्रोम की टेम्परेचर कोफिशिएंट हाई होता है। ठीक, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होता है आपका, हाई होता है। एंड इसकी रेजिस्टिविटी भी हाई होता है, कहते हैं रेजिस्टिविटी हाई होता है। ठीक है, लो रेजिस्टिविटी नहीं हो सकता है, हाई रेजिस्टिविटी पर लो टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड हाई रेजिस्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड हाई रेजिस्टिविटी, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि जो नाइक्रोम होता है, नाइक्रोम की जो टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा का जो वैल्यू होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, और क्योंकि ये नाइक्रोम है तो ये एलॉय है, और एलॉय की जो रेजिस्टिविटी होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो इसीलिए जो है नाइक्रोम का यूज़ मीटर ब्रिज के वायर को बनाने में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। लिस्ट वन एंड लिस्ट टू को क्या करना है, आपको मैच करना है। क्या कर रहा है, ए प्योरली रेजिस्टिव एसी सर्किट, नेक्स्ट है प्योरली इंडक्टिव और कैपेसिटिव एसी सर्किट, एलसीआर सीरीज एसी सर्किट, पावर डिसिप्शन एट रेजोनेंस इन द एसी, सॉरी एलसीआर सीरीज सर्किट। ठीक, तो ये आर सर्किट है, ये एल और सी सर्किट है, ये एलसीआर सर्किट है, और ये रेजोनेंस वाला कंडीशन हो गया। ठीक, देखो नो पावर डिसिप्शंस, पावर इज डिसिप्टेड ओनली इन रेजिस्टर्स, मैक्सिमम पावर डिसिप्शंस, पावर इज डिसिप्टेड इन एल एंड सी, एल एंड सी। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की बात करते हैं, तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में क्या होगा, मैक्सिमम पावर डिसिप्शंस होगा। ठीक, तो ए का जो है वो थर्ड ऑप्शन होगा, क्योंकि रेजिस्टर्स ही मैक्सिमम पावर को क्या करते हैं, डिसिप्शंस करता है। ठीक, प्योरली इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट नो पावर डिसिप्शंस होगा, पावर डिसिप्टेड नहीं करेगा, तो ए का थर्ड है और बी का फर्स्ट है। देखो ऐसे ए के ऑप्शंस हैं, ए का थर्ड और बी का फर्स्ट, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। बस दो ही को करेक्ट किया हमने, दो से ही हमने टिक कर लेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, बाकी हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक, एलसीआर सीरीज एसी सर्किट में केवल रेजिस्टर्स में क्या होता है, पावर कंजम्पशन होता है। ठीक है, तो सी का हमारा सेकंड हो जाएगा और डी का हमारा फिर क्या जाएगा, फर्स्ट। ए का थर्ड है, बी का फर्स्ट है, बी का फर्स्ट है। ठीक है, ठीक है, एलसीआर सर्किट जब क्या कहते हैं रेजोनेंस के केस में हो, तो केवल आर सर्किट जो है वो मैक्सिमम पावर को क्या करेगा, डिसिप्टेड करेगा। एल और सी कभी भी पावर को डिसिप्शंस नहीं करता है, तो इसलिए डी ऑप्शंस का भी आपका थर्ड हो जाएगा। ठीक, ए का भी थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, मतलब थर्ड के साथ मैच करेंगे, और डी को भी थर्ड के साथ क्या करेंगे, मैच करेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द मिनिमम लेंथ ऑफ एंटीना रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिशंस और रेडियो सिग्नल और फ्रीक्वेंसी 10 मेगाहर्ट्ज। 10 मेगाहर्ट्ज के सिग्नल को अगर हम ट्रांसमिट कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी, तो उसके लिए एंटीना की लेंथ कितनी होगी, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका दे रखा है 10 30 30 मीटर, ठीक, 15 मीटर, 7.5 मीटर एंड 60 मीटर।
देखो ये मॉड्यूलेशन वाले चैप्टर से लिया गया है। किससे लिया गया है? मॉड्यूलेशन चैप्टर से लिया गया है। तो क्योंकि ये सिलेबस में है ही नहीं काफ़ी टाइम से, तो इसका आंसर आप चेक कर लेना, नोटबुक में देख लेना इसमें, क्योंकि आपके सिलेबस में अगर मॉड्यूलेशन पढ़ाया गया हो तो आप चेक कर लेना इसका आंसर, क्योंकि इसका फॉर्मूला मुझे याद नहीं आ रहा है, बी फ्रैंक, कि मैंने काफ़ी 4-5 साल से इसको नहीं पढ़ाया है टॉपिक। ठीक, तो आप चेक कर लेना एक बार क्या आंसर आ रहा है इसका। ठीक, 13 नंबर क्वेश्चन है, करंट फ्लो इन द सर्किट ऑफ टू बैटरी विद इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एज शोन इन फिगर विल बी। एक सर्किट हमारे पास दे रखा है, इस सर्किट्स में आपसे पूछा करंट फ्लो इन द सर्किट ऑफ टू बैटरी विद इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एज शोन इन फिगर बिलो। मतलब इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक, तो करंट आई हो जाएगा टोटल ईएमएफ, टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस। देखो टोटल ईएमएफ, ये 15 वोल्ट की बैटरी है, ये 5 वोल्ट की बैटरी है, ये 15 वोल्ट ये 5 वोल्ट है, बट इसका पॉजिटिव देखेंगे, इसके पॉजिटिव से कनेक्ट है, इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव से कनेक्ट है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, क्योंकि बैटरी के सेम टर्मिनल्स आपस में कनेक्टेड होते हैं तो ये अपोजिट ऑर्डर्स में कनेक्टेड होते हैं, तो इसका जो टोटल ईएमएफ होगा वो 15 माइनस 5 हो जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो इस 1.2 और 0.8, तो ये हो गया हमारा 2 ओम, और प्लस 4 हो गया हमारा 6 ओम, और प्लस 9 हो गया हमारा 15 ओम। कितना जगह 15 ओम टोटल इसका रेजिस्टेंस है। तो ये जो 10/15, 5 से डिवाइड कर दिया, 5 टू जब 5 3 जा, और इससे डिवाइड करेंगे तो 0.67 आ जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। 0.67 एम्पियर करंट इस सर्किट में आपका फ्लो हो रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करते हैं, अ वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड हैज 800 टर्न्स, 800 टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब ये स्मॉल एन दे रखा है, ठीक, क्योंकि पर यूनिट लेंथ में टर्न्स दे रखा है। A current of 1.6 ampere flows through it. Then the magnetic inductions in the middle of the solenoid on its axis is approximately, तो सोलोनॉइड के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बी दैट इज म्यू नॉट एन आई। ठीक, म्यू नॉट होता है हमारा 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, 800 एन का वैल्यू जाए और आई आपका 1.6 हो जाएगा। ठीक, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखो 8 × 32 इंटू 1.6 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 इंटू 10⁻⁻7 प्लस का 2 माइनस का 5 हो जाएगा ये। ठीक, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखिए आंसर क्या आ रहा है। ठीक, तो मल्टीप्लाई करेंगे 32 इंटू 1.6 इंटू 3.14। ठीक, तो करीब ही आपका आ रहा है 160 इंटू 10⁻⁻5, तो ये आपका जाए करीब 16 इंटू 10⁻⁻4। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 16 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे और बाकी के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, द क्रिटिकल एंगल ऑफ अ मीडियम फॉर अ स्पेसिफिक वेवलेंथ, specific wavelength if the medium has relative permittivity 3 and relative permeability 4/3 for this wavelength will be। ठीक, तो एक मीडियम है उसके लिए क्रिटिकल एंगल आपको डिफाइन करना है, क्रिटिकल एंगल क्या होगा। ठीक, मीडियम फॉर अ स्पेसिफिक वेवलेंथ इफ द मीडियम हैज रिलेटिव परमिटिविटी 3, मीडियम का जो रिलेटिव परमिटिविटी है एप्सिलॉन आर, इसका वैल्यू कितना दे रखा है भाई, 3 दे रखा है, और रिलेटिव परमियाबिलिटी आपका म्यू आर जो दे रखा है ये दे रखा है 4/3। ठीक हो गया। तो देखो अगर हम बात करते हैं इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा मीडियम का, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, सबसे पहले तो वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर फाइंड आउट हो जाएगा तो सिंपली आप निकाल सकते हैं, सिंपली आप निकाल सकते हैं क्या कहते हैं क्रिटिकल एंगल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो एक डायरेक्ट रिलेशन भी होता है, बट मैं यहाँ पे आपको एक बताता हूँ किस तरीके से निकालेंगे। देखो n इज इक्वल टू सी अपॉन वी। ठीक, c इज इक्वल टू लिखा जाएगा रूट ऑफ
म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और v को लिखा जाएगा रूट ऑफ म्यू इंटू एप्सिलॉन। तो ये लिखा जाएगा रूट म्यू बाय म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो म्यू बाय म्यू नॉट को लिखेंगे म्यू आर, और एप्सिलॉन अपन एप्सिलॉन नॉट को लिखेंगे एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी एंड परमियाबिलिटी। तो यहां से आ जाएगा 3 इंटू 4/3, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा रूट, तो 4 का रूट हो जाएगा हमारा 2। मीन्स जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया हमारा 2। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गया? 2 हो गया। तो क्रिटिकल एंगल होता है साइन आई सी इज इक्वल टू 1/n। ठीक, इट मीन्स यहां पे हो जाएगा साइन आई सी इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, 1/2 किसका वैल्यू होता है? साइन 30 का वैल्यू होता है। तो आई सी इज इक्वल टू कितना जाएगा आपका? 30 आ जाएगा। ठीक, तो जो क्रिटिकल एंगल होगा उस मीडियम का वो हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक, सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने सही अटेम्प्ट किए होंगे। ठीक, आई होप सारे क्वेश्चंस मैंने जो आपको बताया वो सारे सही हैं। फिर भी अगर कोई आपको एक आध मिस्टेक्स अगर आपको निकल जाता तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा कि सर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ये होना चाहिए। ठीक, तो उस पर हम एक बार फिर से डिस्कशंस कर लेंगे। ठीक, और फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे विजिट करो, इस तरीके के वीडियोस आप लोगों को चाहिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशंस कर रहे हैं, चाहे वो नीट की है, सीयूटी की है, जेई की है। ठीक, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे मैं सीयूटी, नीट, जेई की पीवाईक्यूज करवाता हूँ, और डिटेल में हर एक चैप्टर के एनालिसिस वीडियोज भी मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ। ठीक, जिसमें सारे चैप्टर्स के सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे इन डेप्थ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक, तो आई होप आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को पसंद करेंगे, और वीडियो को अगर पसंद करें तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सो मच एंड बाय बाय।